हाँ, ठीक है। छोटा कर दे, हो जाएगा काम अभी, तो चल रहने दे बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत बधाइयाँ। फाइनली यू आर इन CS एग्जीक्यूटिव। बहुत कश्मकश है, अभी रोहित सर से बातचीत चल रही थी, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, है ना। अक्सर ICSI बच्चों को ऐसे ही छोड़ देता है। वी आर सपोज टू टेक डिसीजंस ऑन आवर ओन साइड। चलिए, सबसे पहले बिफोर मूविंग अहेड, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई सेल्फ श्रेयांश जैन, नाम तो सुना ही होगा। कंप्लीटेड माई CS इन द ईयर 2013। 2013 में मैंने मेरा CS कंप्लीट किया। फ्रॉम देन टिल नाउ मैं टीचिंग में हूँ। आई हैव बिन टीचिंग टू द CS प्रोफेशनल, CS एग्जीक्यूटिव, CA इंटर, CA फाइनल स्टूडेंट्स। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, हम लोगों का कोर एरिया लॉ ही होता है, ठीक है। एंड वंस यू विल बिकम अ CS, यू विल ऑल्सो हैव कोर एरिया ऑफ लॉ, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई मेरे बारे में। अब सब्जेक्ट्स दैट आई वुड बी टेकिंग। फर्स्ट मॉड्यूल की अगर हम बात करें बच्चों, फर्स्ट मॉड्यूल I would be taking 2 subject of yours, company law and I would be taking JIGL। जब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड मॉड्यूल की, तो we will be doing EBCL, ठीक है। तीनों 100 मार्क पेपर बच्चों। तो आपके, अगर आप न्यू सिलेबस में जाते हैं तो आपके 700 मार्क्स में से 300 मेरे, और अगर आप ओल्ड सिलेबस में कंटिन्यू करते हैं तो आपके 800 मार्क में से 300 मेरे। चलिए, सर ने बता दिया है ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, ठीक है। क्या आप सोच रहे हैं, मुझे आपके प्रश्न बताइए, फिर उसके बाद वी विल मूव अहेड। पहला हमें ये डिसाइड करना है कि ओल्ड सिलेबस लेना है या न्यू, ठीक है। पर उससे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम अटेम्प्ट कब दे रहे हैं।
इफ वी आर क्लियर विद द अटेम्प्ट, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हमें ओल्ड में जाना है या हमें न्यू में जाना है दोस्तों। ठीक है, हमें ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है, इसका बेहतर निर्णय हम ले पाएंगे। अगर आप लोग दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वेदर ऑफ फर्स्ट ग्रुप और बोथ ग्रुप इज द केस मे बी, आप चाहे पहला ग्रुप देना चाहते हैं दोस्तों या दोनों, आपके पास न्यू सिलेबस इज अ बेटर ऑप्शन। न्यू सिलेबस इज अ बेटर ऑप्शन। अगर आप जून में ही अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा बच्चों, न्यू सिलेबस की पहली एग्ज़ाम ही दिसंबर में होने वाली है। ठीक है, तो आपके पास अगर जून में एग्ज़ाम देना है तो देयर इज़ ओनली वन चॉइस यू हैव, दैट इज़ ओल्ड सिलेबस। दूसरी बात, ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग माई पॉइंट्स, फिर उसके बाद कहीं जाकर हम दोस्तों कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या बेहतर है। चलिए, दिसंबर की जगह वी ऑप्ट फॉर जून। अब जून में अगर मान लो हम सिर्फ एक ही ग्रुप देते हैं, ठीक है, तो फिर सेकेंड ग्रुप बच्चों अब देंगे दिसंबर में। उस समय आपको दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ओल्ड सिलेबस का बैच मिले ये फॉर श्योर नहीं है। हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, ये भी प्रोबेबल है बच्चों। इट इज़ ऑल्सो प्रोबेबल कि हो सकता है ओल्ड सिलेबस की जगह हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी बैचेस लें, न्यू लें, या हो सकता है हम ओल्ड भी ना लें और सिर्फ वीडियो अवेलेबल करवाएं। तो अगर हम जून पे जा रहे हैं दोस्तों, तो दो ग्रुप अगर हम एक साथ देते हैं मोर और लेस जून अटेम्प्ट में, तो थोड़ी सा बेहतर मामला है, क्लासेस फेस टू फेस मिलने के चांसेस बनिस्बत ज़्यादा है। ठीक है, जून में अगर एक ग्रुप देकर दिसंबर में एक देते हैं तो ऐसा नहीं है चांसेस कि बिल्कुल बैच मिलेगी नहीं, हो सकता है देयर वुड बी अ बैच, हो सकता है फिर आपको वीडियो से प्रिपेयर करना पड़े। तो ये निर्णय आपको लेना है बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, सर इजी कौन सा है, मतलब विच वन वुड बी इजी फॉर अस। देखो, पढ़ने वाले के लिए तो दोनों चीजें बराबर है, फिर भी सर हम तो पढ़ने वाले ही हैं, फिर भी उस हिसाब से बताएं आप। ओल्ड सिलेबस 8 सब्जेक्ट, न्यू सिलेबस 7 सब्जेक्ट। ठीक है, न्यू सिलेबस की खासियत है बच्चों, हर पेपर में उनका कहना है 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव देंगे। क्या देंगे? 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव। और मार्क कसम सच कह रहा हूँ, जब मैं था एक CS एग्जीक्यूटिव में, व्हेन आई वाज इन CS एग्जीक्यूटिव, 2010 की बात कर रहा हूँ, हम लोग पास ही ऑब्जेक्टिव से होते थे। तो वहां कहीं ना कहीं बच्चों वी फील कंफर्टेबल। ये 20 मार्क में से मार्क्स जाएंगे चांसेस कम है। ठीक है, और तीसरी बात एक और ध्यान से सुनिएगा बच्चों आप लोग, कि न्यू सिलेबस का दिसंबर में पहला पेपर होगा, और पहले पेपर हमेशा रिलेटिवली आसान आते हैं। ठीक है, आई वुड नॉट से कि तुम न्यू में जाओ, आई वुड नॉट से तुम ओल्ड में जाओ, बिकॉज इट इज ऑल योर चॉइस। मैं रिकमेंड कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ओल्ड में क्या हो और न्यू में क्या है। ठीक है, तो ये निर्णय बच्चों आपको लेने हैं। ठीक,
कुछ और प्रश्न अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली. Sir, I have made my registration of CS executive in July and I am not able to give my December attempt. So, is there anything extra I have to do to give June attempt? कुछ नहीं, एग्ज़ाम फॉर्म डालना है आपको दीक्षा, ठीक है. और आपने अगर आपके जो टेस्ट अगर क्लियर कर लिए थे तो आपको फिर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है. एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम इट, किसी और का कोई प्रश्न? सर, क्लासेस ऑफलाइन लेना चाहिए या ऑनलाइन? दो चीज़ें हैं बच्चों, दोनों के अपने फ़ायदे, दोनों के अपने नुकसान, ठीक है. फेस टू फेस लेंगे, दोस्त यार मिलेंगे, पार्टी होगी, मस्ती होगी. घर पे पढ़ेंगे तो वो समय बच जाएगा. ये फ़ायदा है ऑनलाइन. नुकसान, ग्रुप नहीं है, सिर्फ खुद से पढ़ना, टीचर को सुनकर बात नहीं करना, दोस्तों से क्या चल रहा है, कैसा पढ़ना है, कहीं ना कहीं बच्चों वो प्रॉब्लमेटिक भी होता है, ठीक है. तो दोनों चीज़ों के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान, ठीक है. डाउट क्लियरिंग सेशन भले ही आप कितना भी कहते हैं, अब फेस टू फेस में है तो रिलेटिवली बेहतर होता है देन ऑनलाइन, ठीक है. पर एक फ़ायदा भी है ऑनलाइन का. यहाँ पर आप सामने बैठे हैं तो शायद आप कोई प्रश्न पूछ ना पाएँ, क्योंकि बच्चे जनरली, पर ऑफलाइन में तो क्या है, टाइप ही तो करना है, सर देख ही नहीं रहे हैं, तड़ से पूछ लो, तो वो वहाँ पर कुछ बेनिफिट ले जाते हैं बच्चों, ठीक है. तो ये आपको डिसाइड करना है विच वन, पर अपने फ़ायदे, अपने नुकसान. सर, फर्स्ट ग्रुप जून में ओल्ड सिलेबस के हिसाब से देकर फिर सेकेंड ग्रुप न्यू से कर सकते हैं. बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि टैक्स जो सब्जेक्ट है ओल्ड सिलेबस में फर्स्ट ग्रुप में है और न्यू सिलेबस में वो सेकेंड ग्रुप में है, ठीक है. तो थोड़ा सा वहाँ अपने को समझना पड़ेगा. बाकी मेरे हिसाब से SL EBCL वुड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है. तो ये वाला मामला समझना पड़ेगा. सर, आप ऑनलाइन वालों के डाउट क्लियर करते हो? नहीं करेंगे तो बच्चों हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, बताओ अब आप. हाँ, हम तो फुल टाइम टीचर हैं बच्चों, ग्राहक भगवान होता है नहीं. चलिए खैर, आज बेसिक बात करते हैं बच्चों. सिलेबस के लिए अपने पास अभी समय है, वी टेक डिसीजंस, ठीक है. अगर आपने बच्चों सुनिएगा ध्यान से, अगर अभी ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर भी कर लिया तो यू विल बी हैविंग अ चॉइस टू स्विच ओवर इनटू न्यू सिलेबस. आप न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कर सकते हैं, ये हमेशा चॉइस अवेलेबल होती है बच्चों को. पर एग्ज़ाम सिर्फ दिसंबर में ही देने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा. तो अगर आप अभी रजिस्टर करवा दें, प्रॉब्लम नहीं है ओल्ड में. बाद में अगर न्यू में स्विच करना है वो भी पॉसिबल है, पर सिर्फ दिसंबर अटेम्प्ट की एग्ज़ाम में ही स्विच कर पाओगे. तो थोड़ा सा टेक टाइम, कुछ समय हमें भी दो, थोड़ा समय आप भी लो. वी विल टेक अ गुड डिसीजन जो डेफिनेटली आप लोगों के फेवर में होगा, है ना. तो थोड़ा सा अभी शांत, ठीक है. चलिए बात करते हैं दोस्तों कंपनी लॉ की, ठीक है. इसमें वैसे तो न्यू सिलेबस में ओल्ड सिलेबस में कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर इसमें अभी मैं स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट की ही बात कर रहा हूँ और उसी का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा हूँ. दैट इज़ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है. कंपनीज एक्ट 2013. बोलिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कंपनीज एक्ट के बारे में, बताइए. हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? 469 सेक्शंस आर देयर. बोलो, ठीक है. 469 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स, करेक्ट.
एंड और क्या जानते हैं दोस्तों आप, डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। बोलो सही बात। क्या सारे आपके सिलेबस में होने वाले हैं? ध्यान रखिए, चाहे आप ओल्ड में जाएं चाहे आप न्यू सिलेबस में जाएं, नहीं होंगे सारे, ठीक है। मैक्स 250 सेक्शन, मैक्सिमम 250 सेक्शंस आपके सिलेबस में आएंगे बच्चों, चाहे आप ओल्ड करें चाहे न्यू करें, मैक्सिमम 250। रिमेनिंग यू विल बी गेटिंग इनटू सीएस प्रोफेशनल। आप बाकी के सीएस प्रोफेशनल्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए, कंपनीज एक्ट की बात शुरू करने से पहले जनरल बातें करते हैं। कंपनी होती क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो बाद में बातें करेंगे। कंपनी क्या, ये जनरल बात सीएसडब्ल्यूटी में या सीएसईईटी में आप लोगों ने ऑलरेडी सीख ली कि साहब ये एक एसोसिएशन है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस लाइक पार्टनरशिप, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, लाइक एलएलपी। हम एक और तरीके से व्यापार कर सकते हैं और ये तरीका क्या कहलाता है बच्चों, कंपनी, जिसमें कुछ लोग किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इंडिया में कितनी तरह की कंपनी काम कर रही है ये बता सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया। एक जनरल बात आप लोगों से कर रहा हूं बच्चों, कितनी तरह की कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया। आई एम नॉट कंसर्न विद कंपनीज एक्ट। ये मानकर चला जा रहा है कि अभी तक आपको कंपनीज एक्ट में कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, सिर्फ हम अब शुरू करेंगे। आप ये मानकर चलिए हर एक सब्जेक्ट में, वेदर आपने सीएसडब्ल्यूटी में भले ही टॉट भी पढ़ा हो बच्चों, ठीक है, टॉट वुड बी देयर इनटू सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपने सीएसडब्ल्यूटी में पढ़ा है, फिर से आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है। बिल्कुल ये नहीं माना जाएगा कि आपने कुछ भी पढ़ा है। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्क्रैच। हम शुरुआत से पढ़ेंगे। इंडिया में काम करने वाली कंपनी, काम करने वाली एसोसिएशंस बच्चों, वो 3 तरह की हैं, ध्यान रखिएगा। वन इज रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, जो इंडिया में काम कर रही है, वन इज रजिस्टर्ड कंपनी। दूसरी जो इंडिया में काम कर रही है दोस्तों, दैट इज स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन। इसे आप चाहें तो कंपनी पे लिखते हैं, स्टैच्यूटरी कंपनी। And the third which is working in India is foreign company. यह 3 और 3 ही तरह की इंडिया में कंपनियां काम कर रही हैं बच्चों। There is no other company working in India. It is या तो यह रजिस्टर्ड है, या यह स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन है, या कंपनी है, और या फिर ये फॉरेन कंपनी है। रजिस्टर्ड कंपनी है, ये कैसे पता करेंगे, प्रश्न ये भी है। रजिस्टर्ड कंपनी है, ये कैसे पता करेंगे, प्रश्न यह भी है। कंपनीज आप लोगों को पता है विचार रजिस्टर्ड, बोलिए, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। जो भी एसोसिएशन रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में काम करना चाहती है, उसे कंपनीज एक्ट 2013 में अपने आप को बच्चों रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। और एनी प्रीवियस लॉ, इसका मतलब अगर कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी रजिस्टर नहीं भी हुई, तो इससे पहले बताइए कौन कौन से प्रीवियस लॉ थे। प्रीवियस लॉ 1956 कंपनीज एक्ट, ठीक है। इसके अलावा इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, इससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, और इससे पहले भी दोस्तों चार्टर्ड कंपनीज का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो
अगर कंपनीज एक्ट 2013 में आपकी कंपनी रजिस्टर होती है या 1956 में या 1913 में या उससे पहले अगर ये कंपनी रजिस्टर हुई है तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज रजिस्टर्ड कंपनी विच इज वर्किंग इन इंडिया, जो इंडिया में काम कर रही है। इसके अलावा बताइए, जो दूसरी कंपनी इंडिया में काम कर रही है दैट इज स्टेचरी कॉर्पोरेशन, दैट इज स्टेचरी कॉर्पोरेशन। और ये कौन सी कंपनीज होती हैं? ये कंपनीज हैं विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेसिफिक एक्ट of parliament और state legislature। उदाहरण के लिए SBI, उदाहरण के लिए LIC, उदाहरण के लिए ICSI, ICAI, खैर। तो दूसरी जो कंपनी इंडिया में काम कर रही है दैट इज स्टेचरी कॉर्पोरेशन। ये भी एक फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है बच्चों, जो स्टेचरी कॉर्पोरेशन के रूप में काम कर रही है। एंड द थर्ड वन इज फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड, या मुझे कहना चाहिए इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट established place of business in India। तीन तरह की कंपनियां हैं बच्चों जो इंडिया में काम कर रही है, या तो रजिस्टर्ड के रूप में और इट इज वर्किंग एज ए स्टेचरी कॉर्पोरेशन, या फिर ये काम कर रही है फॉरेन कंपनी के रूप में। यही है, इसके अलावा तुम्हें कोई कंपनी नहीं मिलेगी। प्राइमा फेसी यही है। सर ये तीन तरह की कंपनियां हैं। हमारा कंपनीज एक्ट जितने 469, 469 सेक्शन, 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड और 7 शेड्यूल के साथ अगर हम एक दिन पढ़ लेंगे तो क्या वो सेक्शंस, वो प्रोविजंस क्या इन तीनों कंपनियों पे लगाएंगे? कल से मेरी जॉब सर SBI में लगती है, कौन नहीं चाहता साहब काम करना? वहां पर मैंने प्रोविजन पढ़ रखा है, एवरी कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर होल्ड अ जनरल मीटिंग कॉल्ड AGM। अरे बोलो, ठीक है। तो क्या SBI को भी AGM रखना पड़ेगी क्या? प्रश्न यह है। हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर, पब्लिक में 3, OBC में मिनिमम 1। सही बोला क्या? अरे वाह, ठीक है। तो क्या इस SBI में भी मुझे मिनिमम 1, 2 या 3 देखने पड़ेंगे? चलो छोड़ो, स्टेचरी कॉर्पोरेशन की बात नहीं करते, एक फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। Amazon इज वर्किंग इन इंडिया। अमेजॉन में कितने डायरेक्टर होना चाहिए? क्या अमेजॉन को AGM रखना पड़ेगी क्या? प्रश्न ये है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 में आप जो भी दोस्तों प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं आज के बाद, या जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, AGM के हों, डायरेक्टर्स के हों, शायद CSR भी है, ठीक है, वॉट एवर यू डिड, ध्यान रखिएगा, unless exempted, every provision is applicable to registered company। जब तक एग्जाम ना किया जाए कंपनीज एक्ट 2013, अगर आप पढ़ रहे हैं बच्चों तो आपका उद्देश्य एक ही है,
आप रजिस्टर्ड कंपनी के कंटेक्स्ट में पढ़ोगे इसे। कंपनीज एक्ट 2013 अगर अप्लीकेबल होगा तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियों पर अप्लीकेबल होगा, हर प्रोविजन उसका रजिस्टर्ड कंपनी पर लगेगा। सर स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, कंपनीज एक्ट 2013 नॉट अप्लीकेबल, एक्सेप्ट सीजी सो नोटिफाई। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई ना कर दे बच्चों, तब तक ध्यान रखिएगा स्टेचुरी कॉर्पोरेशन पर कंपनीज एक्ट का एक भी प्रोविजन नहीं लगेगा। इसका मतलब इफ यू गेट इनटू LIC, इफ यू गेट इनटू SBI, वहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 आपकी मदद नहीं करने वाला है दोस्तों। आपको उनके LIC एक्ट को, आपको SBI एक्ट को पढ़कर काम करना पड़ेगा। वहाँ पर आपका कंपनी लॉ का ज्ञान किसी भी रूप में आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। What about सर फॉरेन कंपनी? अगर मेरी नौकरी लग गई अमेजॉन में, आई गॉट जॉब इनटू माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल, क्या वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 मेरी मदद करेगा? ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट अप्लीकेबल अगेन, एक्सेप्ट सर्टन प्रोविजंस जो कहां दे रखे हैं दोस्तों, सेक्शन 379 से लेकर 393 तक। सेक्शन 379 से लेकर 393 तक के जो प्रोविजन है वही फॉरेन कंपनी पर लगते हैं। इसका मतलब अगर आज के बाद में कंपनी शब्द बोल दूं तो तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी ही आनी चाहिए। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट अ फॉरेन कंपनी। अगर मैं बात करता हूं OPC की, अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट की, अगर मैं बात कर रहा हूं पब्लिक की, मैं सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड की ही बात कर रहा हूं। स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस की बात यहां नहीं कर रहा और न ही मैं किसी फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न ये आया साहब कि अगर SBI भी और LIC भी मान लो कंपनी है तो हमारा कंपनीज एक्ट उन पर क्यों नहीं लगता? बिकॉज इनके अपने खुद के एक्ट हैं बच्चों, ठीक है। दैट मीन्स LIC AGM में रखेगी, कैसे रखेगी वो LIC एक्ट में बताया गया है। LIC के बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स होंगे वो LIC एक्ट में बताया गया है। हमारा कंपनीज एक्ट वहां अप्लाई नहीं होगा। SBI के बोर्ड में कितने डायरेक्टर होंगे वो SBI एक्ट में बताया गया है। कब मीटिंग्स होगी वो SBI एक्ट में बताया गया है। इसका मतलब सर SBI में जॉब के बाद भी पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, SBI एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यू आर कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट, आप लोगों को एक्सपर्ट माना गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये बात आपके जहन में बिठा लीजिए आपकी, पढ़ना तो आपको जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक है, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक है, बस कभी कम कभी ज़्यादा, बस इतना फर्क आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 इज गोइंग टू बी अप्लीकेबल टू दी रजिस्टर्ड कंपनी। अब हम सिर्फ और सिर्फ आज के बाद जो बात करेंगे दैट वुड बी ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। अगर शब्द बोल दिया कंपनी तो डेफिनेटली आपको वहां पर रजिस्टर्ड कंपनी ही लेना पड़ेगा, कुछ और नहीं। ये रजिस्टर्ड कंपनी, अगर आप कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपके पास दो ही चॉइस होती है बच्चों। एक है प्राइवेट कंपनी के रूप में आप रजिस्टर कर दें, दूसरा है पब्लिक कंपनी। सर ओपीसी भी एक प्राइवेट ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी अगर आप एक कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ऑप्ट करें कौन से, प्राइवेट या फिर पब्लिक। अब प्राइवेट में भले ही आप किसको शामिल करें,
ओबीसी को। तो प्राइमा फेसी कंपनियां सिर्फ दो ही प्रकार की होती है। अब मैं कंपनी बोल रहा हूं, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, इंडिया में भले ही कितनी सारी कंपनी काम कर रही हो, रजिस्टर्ड हो, स्टेचरी हो या फिर फॉरेन कंपनी भी हो, मेरे कंपनीज एक्ट के हिसाब से जिसे मैं पढ़ने वाला हूँ, आगे बढ़ने वाला हूँ, कुछ करने वाला हूँ, सीएस बनने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा, इट इज प्राइमा फेसी ओनली ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्राइवेट, अनदर वन इज पब्लिक। सर आपको कैसे पता? हम तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8, निधि, लिस्टेड, अनलिस्टेड, स्मॉल होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, इतनी पढ़ के आए हैं, फिर ये क्या होती है? करते हैं बात। सर आपको कैसे पता चला कि वाकई देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कंपनीज एज सच? ऐसा कहीं लिखा हुआ तो है नहीं। मुझे एक बात बताओ, मेरे दो बेटे हैं, मान लो राम और श्याम, ठीक है? दोनों मेरे साथ हैं। मैंने एक को बोला कि ये राम है, ठीक है? तो सामने वाला क्या समझ जाएगा? दूसरा वाला, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बोलो। कंपनीज एक्ट में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी वो होती है जो आप लोगों ने पढ़ा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक। बोलो, प्राइवेट समझा दी, तो पब्लिक के लिए क्या बताया? जो प्राइवेट नहीं है वो, इसका मतलब कंपनियां हुई तो दो ही। चीजें जब सिर्फ दो प्रकार की होती है बच्चों, लॉ लिखते समय यही तरीका अपनाया जाता है, किसी एक को समझा दिया जाता है, दूसरे ऑटोमेटिकली वो बन जाते हैं जो पहली कंडीशन में कवर नहीं होते। जैसे ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं, तो अगर आपने बेलेबल समझा दिया तो बाकी सब नॉन बेलेबल। ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं या नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, अगर आपने समझा दिया कि ये कॉग्निजेबल है तो बाकी सब नॉन कॉग्निजेबल हो जाएंगे। यही नियम होता है बच्चों। इक्विटी प्रेफरेंस की डेफिनेशन में प्रेफरेंस पढ़ी है भैया? क्या होती है प्रेफरेंस? विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन डिविडेंड इन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और इक्विटी क्या है? जो प्रेफरेंस नहीं है, जो प्रेफरेंस। तो जब चीजें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दो प्रकार की होती है, ये अपने जहन में बिठा लीजिए। आप कोई भी लॉ पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज इनकम टैक्स, वेदर इट इज कंपनीज एक्ट, वेदर इट इज सेबी एक्ट, वेदर इट इज फीमा, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू विद, लॉ को लिखने का दोस्तों यही तरीका होता है। जब चीज़ें सिर्फ दो प्रकार की होती हैं तो एक को समझाया जाता है और बाकी के बारे में कह दिया जाता है, बाकी वो दूसरे टाइप के हैं। ठीक है? तो पहली बात, कंपनियां सिर्फ दो प्रकार की होती है। अब कंपनी अगर मैं बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई एम कंसर्न विद रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है? इस कंपनी को आपने चुन लिया, फाइनली यू हैव ऑप्टेड फॉर पब्लिक और यू हैव ऑप्टेड फॉर प्राइवेट, बरोबर? कि आप क्या बनाने वाले हो, आपने फाइनली डिसाइड कर लिया, भैया हम प्राइवेट बनाएंगे, भैया हम पब्लिक बनाएंगे। इसके बाद आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा, जो भी आपने चुना शैल बी one and only one of the following। तुम्हारी ये कंपनी जो तुमने प्राइवेट या पब्लिक के रूप में चुन ली है, इंक्लूडिंग ओबीसी, या तो उसे आपको चुनना पड़ेगा लिमिटेड बाय शेयर्स के रूप में, या आप उसे चुने लिमिटेड बाय गारंटी के रूप में, या आप उसे चुने अनलिमिटेड कंपनी के रूप में। दैट मीन्स तुम्हारी प्राइवेट या पब्लिक ही इन तीनों में से कोई एक होती है, और ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपने किसे चूज किया? मैं प्राइवेट बनाना चाहता हूं या मैं पब्लिक बनाना चाहता हूं। आपने ये चूज कर लिया। दूसरा, फिर आपने चूज किया कि उसे लिमिटेड बाय शेयर्स रखना है, लिमिटेड बाय गारंटी रखना है, या अनलिमिटेड रखना है। इसका मतलब वही प्राइवेट या पब्लिक, इन तीनों में से कोई एक है, और होगी ही, शैल है,
और इन तीनों में से कोई एक ही हो सकती है। इसका मतलब मैं कोई ऐसी कंपनी नहीं बना सकता जो मैंने मान लो प्राइवेटली है या पब्लिकली है, जो साथ में लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो। ऐसा नहीं कर सकता। शैल बी ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, होना ही चाहिए और कोई एक ही होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, लिमिटेड बाय शेयर्स रखोगे या लिमिटेड बाय गारंटी रखोगे, या यू विल कीप इट एज अनलिमिटेड कंपनी? हम क्या रखेंगे सर, हमें कैसे पता चलेगा? लॉ पढ़ के। अभी रोहित सर आए और आपको न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस वाकई समझा दिए, भैया ये ओल्ड सिलेबस है, भैया ये न्यू सिलेबस है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक चूज कर लेते हो जो आपको सुटेबल है। अरे बोलिए। तो बच्चों, जो कंपनीज एक्ट जानता है ना, वही ये डिसाइड कर सकता है कि आपको लिमिटेड बाय शेयर्स रखनी चाहिए, लिमिटेड बाय गारंटी रखना चाहिए या अनलिमिटेड रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबके लिए बच्चों प्रोविजन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो फिर बाकी सर, यही कंपनी जो तुम्हारी या तो क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है, जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड में से कोई एक है, यह मे बी वन और मोर ऑफ द following companies subject to fulfillment of conditions। यही तुम्हारी प्राइवेट या पब्लिक बच्चों ध्यान रखिएगा, साथ में हो सकता है क्या हो बच्चों, होल्डिंग हो सकता है सब्सिडरी हो सकता है एसोसिएट हो सकता है स्मॉल हो सकता है लिस्टेड हो सकता है एट द सेम टाइम निधि कंपनी हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकता है दोस्तों डोरमेंट कंपनी हो सकता है साथ में वेंचरर कंपनी हो या इन्वेस्टिंग कंपनी हो। बोलिए। इसका मतलब बच्चों, इनको लेकर कंडीशंस हैं। ठीक है, जो प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है, इनकी कंडीशंस को पूरी करेगी। किनकी कंडीशंस को पूरी करेगी? होल्डिंग की, सब्सिडरी की, एसोसिएट की, स्मॉल की, लिस्टेड की, निधि की, गवर्नमेंट की, तो वो उसमें भी फॉल करती चली जाएगी। तो एट द सेम टाइम बच्चों, हर एक कंपनी क्या होती है, बोलो। अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी भी है बच्चों, तो वो वास्तविकता में होगी तो इन दोनों में से कोई एक, होगी तो इन तीनों में से ही कोई एक, और इसकी कंडीशन पूरी कर रही होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। सर मैं फॉरेन कंपनी की बात, अरे मैं फॉरेन कंपनी की बात क्यों करूंगा, मैंने तो बोला ही है। अगर मैं कंपनी बोल रहा हूं तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड कंपनी। अरे बोलो। फॉरेन कंपनी सेक्शन 8 नहीं होती, फॉरेन कंपनी सेक्शन 8 नहीं होती बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ कंपनियां यहां पर ऐसी हैं बच्चों जिन्हें हम फॉरेन कंपनी को भी शामिल करते हैं, जिसमें होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, पर जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ अगर मैं शब्द कंपनी बोल रहा हूं तो आज के बाद आपके ध्यान में एक ही बात आनी चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड कंपनी। पहली बात, रजिस्टर्ड मतलब आप समझ गए, कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले के किसी लॉ में रजिस्टर्ड। दूसरा, यही कंपनी या तो क्या है दोस्तों, प्राइवेट है या पब्लिक है। इन दोनों में से आपने जो भी चूज़ किया है, इंक्लूडिंग ओबीसी।
फिर आपने जो चूज किया उसे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। इसके अलावा बच्चों इन कंपनियों की कंडीशंस हैं, जो ध्यान रखिएगा, जो कंपनी इनकी कंडीशंस पूरी करेगी वह होल्डिंग भी होगी, हो सकता है वो सब्सिडरी भी हो सकता है वो एसोसिएट भी हो सकता है एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट भी हो। ध्यान रखिएगा, एक ही कंपनी एक ही समय पर होल्डिंग भी हो सकती है, सब्सिडरी भी हो सकती है, एसोसिएट भी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है। बस इस कंपनी को कंडीशंस पूरी करनी है, होल्डिंग की, सब्सिडरी की, एसोसिएट की। बरोबर क्या? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, वाई सच नंबर ऑफ कंपनीज? क्यों प्राइवेट, क्यों पब्लिक? सिर्फ एक ही कंपनी बना लेते और बात खत्म। क्यों लिमिटेड बाय शेयर्स, क्यों लिमिटेड बाय गारंटी, क्यों अनलिमिटेड कंपनी? और उसके बाद भी इतनी सारी, इतनी कंपनियों को लाने का पर्पस क्या है भाई? वाई टू हैव सच नंबर ऑफ कंपनीज? ऐसी इतनी संख्या में आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे एक बात बताओ, आप सब बालाजी के प्रोडक्ट खाते होंगे या फिर पेप्सिको के, ठीक है, या चलो कोल्ड ड्रिंक की बात करें अपन, है ना? तो कोको कोला, लिम्का, फेंटा और क्या क्या आती है, थम्स अप, हाँ, ये सब बताइए बच्चों, बिल्कुल ये सब कोक कंपनी की है, करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? तो भाई इतने फ्लेवर क्यों? कोलगेट, क्लोजअप, ठीक है, आजकल दंत कांति के अगेंस्ट में भी कुछ लेकर आया था HUL, वो भी, फिर दुनिया भर के प्रोडक्ट, टूथपेस्ट इतने सारे एक ही कंपनी के, पेप्सोडेंट भी उसी का है। तो एक में ही काम हो जाए, इतने सारे क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट दोस्तों अलग है, हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उसको जैसी चाहिए। प्राइवेट कंपनी चाहिए आप प्राइवेट बना लो, पब्लिक चाहिए आप पब्लिक बना लो, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब सबसे पहले इतनी तरह की कंपनियों को बनाने का एक ही कारण है बच्चों, टू प्रोवाइड चॉइस, कि आप सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी कंपनी बेहतर लगती है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। दूसरा, टू अप्लाई डिफरेंट प्रोविजंस, प्राइवेट पे कुछ प्रोविजन अलग लगेंगे, पब्लिक में कुछ अलग लगेंगे। अच्छा, यही कारण था प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। प्राइवेट में कम से कम 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक में कम से कम 7 मेंबर चाहिए। अरे यार, आता है तुमको तो सब। इसका मतलब पहला, आप लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। दूसरा, हम गधे घोड़े एक साथ नहीं बेच सकते, हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन लगाना है सब पर। इसलिए हम, मुझे एक बात बताओ, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, मान लो बड़ा स्कूल है आपका, तो हम लोग तो छोटे स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D, E, और बड़ा हो तो Z तक भी चले जाएंगे। करेक्ट है? सबसे इंटेलिजेंट बच्चे A बैच में, ठीक है, और सबसे डब्बू Z बैच में, है ना? यही होता है। क्यों? क्योंकि सबको एक साथ पढ़ाने से हर एक पे तो ध्यान नहीं दे पाएंगे। ए बैच वाले बच्चे, हम जाते हैं तो पढ़ना छोड़ते हैं ऑलरेडी, अदरवाइज वो खुद ही पढ़ लेते हैं इतना। हम कोई दूसरी बात करें तो वो कोई दूसरी बात करते हैं, अदरवाइज किताब किताब और किताब। और Z वाले बच्चे, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक किताब खोलेंगे ही नहीं। ये फर्क है।
तो बच्चों रीज़न्स होते हैं कि आप हर एक को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये कारण है। सबके लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। कुछ को देर तक पढ़ाया जाएगा, क्लास ख़त्म होने के बाद भी, स्कूल ख़त्म होने के बाद भी रुकवाया जाएगा, मारा भी जाएगा, पीटा जाएगा, कैसे भी पढ़ाया जाएगा, और कुछ को ज़रूरत ही नहीं पड़ती स्कूल में बुलाने की भी। तो टू अप्लाई डिफरेंट प्रोविजंस इवन टू ग्रांट बेनिफिट्स। अब जैसे गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, प्राइवेट कंपनी का जो कॉन्सेप्ट लाया, हम मैक्सिमम प्रोविजन से इनको क्या करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। हमारा पर्पस है कि इनका इनकॉर्पोरेशन बढ़े, सेक्शन 8 लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, समाज सेवा करें। तो यही एक और पर्पस रहा बच्चों इतनी तरह की कंपनियों को लाने का। मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अब हम क्या बात करेंगे, अगर हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारे जहन में सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि हमारे एक्ट में हम जो भी प्रोविज़न पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी के लिए बनाए हुए प्रोविज़न है। वो स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस पर कभी भी नहीं लगेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई ना करे। फॉरेन कंपनी पर भी नहीं लगेंगे जब तक श्रेयान सर ना बोलें। जब तक श्रेयान सर ना बोलें तब तक फॉरेन कंपनी पर भी नहीं लगेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप बात करनी है तो रजिस्टर्ड कंपनी की ही करनी है कंपनीज एक्ट में, जो यहाँ रजिस्टर्ड होती है। दूसरा, ये रजिस्टर्ड कंपनी अगर आप बना रहे हैं तो आपके पास चॉइस है, आप इसे प्राइवेट बना सकते हैं, पब्लिक, चाहे तो ओपीसी भी बना सकते हैं, बट इट वुड बी अगेन अ प्राइवेट। इसके बाद अगर आपने इनमें से किसी को चूज कर लिया तो आपको फिर चूज करना है लिमिटेड बाय शेयर्स में, लिमिटेड बाय गारंटी में, या अनलिमिटेड में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। और इसके बाद तुम्हारी जो कंपनी है प्राइवेट या पब्लिक, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड, जिसकी कंडीशंस पूरी करती चली जाएगी दोस्तों, वो उसमें फॉल करती चली जाएगी। एट द सेम टाइम दैट कंपनी कुड बी होल्डिंग, कुड बी सब्सिडरी, कुड बी गवर्नमेंट, कुड बी होल्डिंग, ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है। तो ये अब पता होना चाहिए आप लोगों को, ये बेसिक्स में आप ऐड कर दीजिएगा। अब बताइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, तो इसकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, कोई कहेगा मुझे? क्या सर सेक्शन याद करने पड़ेंगे? क्या याद करने नहीं पड़ते बच्चों, हो जाता है, ठीक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ठीक है, सेक्शन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। 2 क्लॉज 68 करेक्ट, ओपीसी 2 क्लॉज, पब्लिक 271 करेक्ट, हाँ या ना? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, बोलिए। हाँ या ना? इसके बाद होल्डिंग की कंडीशंस कहाँ दे रखी है? चलो सर, आपने तो भी कहा था आप ये मानकर पढ़ाएंगे कि हमको कुछ नहीं आता है, फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, ये बात भी सही है। 2 क्लॉज 87, 2 क्लॉज 6, 2 क्लॉज 85, 2 क्लॉज 52, ये सेक्शन 406, ये 2 क्लॉज 45, ये फिर सेक्शन 186, डॉर्मेंट सेक्शन 455, वेंचरर इन्वेस्टमेंट एज सच डिफाइंड नहीं है, पर 2 क्लॉज 76 में समझ सकते हैं, और सेक्शन 8 तो आपने देख ली, सेक्शन 8 में बताओ। तो बच्चों
प्राइवेट बनाना है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, पब्लिक कुछ बनाना है उनकी कंडीशंस हैं, आपको इन्हें सेटिस्फाई करके आगे बढ़ना है। जो भी आप चूज़ करेंगे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपकी कंपनी वैसे बनती चली जाएगी और आपको वो प्रोविजंस उस पर अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। न सिर्फ कंपनी लॉ बच्चों आप कंपनीज इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, बल्कि SBEC में भी बहुत हद तक पढ़ेंगे बच्चों, बहुत हद तक आपको SBEC पढ़ना है। मोर यू आर कंसर्न्ड विद दी कंपनीज एक्ट, बट डज नॉट मीन कि आपका बाकी से कोई वास्ता नहीं है। एनी वन ऑफ यू, आप में से कितने बच्चे अभी लॉ कर रहे हैं, LLB? एनी वन ऑफ यू लॉ? ठीक है। ऐसे कई चैप्टर्स हैं बच्चों, या ऐसे कई एक्ट हैं जो आपको लिटिगेशन में भी मदद करेंगे, ध्यान रखिएगा। JIGL की अगर मैं बात करता हूँ या जिगल की बात करता हूँ, तो यू विल बी गेटिंग सो मैनी चैप्टर्स विच आर बेसिकली हेल्पफुल इन लिटिगेशन, ठीक है। अब लिटिगेशन क्या होता है मैं आपसे बात करूँगा कभी, कंप्लायंस और लिटिगेशन। चलिए आज के लिए बस मुझे यहीं इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी दोस्तों अब कल। धन्यवाद।